अभी तक हमने नेताओं के विजन और राजनीति के दांव पेचों को सुना, लेकिन अब वक्त है उस आवाज का जिसके हाथ में इस शहर की किस्मत की चाबी है। क्या इस शहर की रफ्तार में आम आदमी और उसकी उम्मीदें कहीं पीछे छूट रही हैं? ये विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। हमारा अगला सेशन बहुत ही खास होगा, जिसमें जो समाज से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए अहम नागरिक हैं, वो इस मंच पर आएंगे, जो कि मुंबई की रग रग से वाकिफ हैं। जफर सरेशवाला जी, एजुकेशनिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। प्लीज सर मंच पर आइएगा, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। आकांक्षा पाठक जी, कंटेंट क्रिएटर, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर वर्षा चुलानी जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और एक मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, तारा देशपांडे जी। लेकिन तब तक हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारी मैनेजिंग एडिटर, प्राइम टाइम एंकर पद्मजा जोशी संवाद को आगे बढ़ा रही हैं। So we'll do this in a mix of English and Hindi, because since morning we've been listening to a lot of politicians, and let's face it, the fact of the matter is politicians tell you what they think you want to hear. Now we have people who are going to talk about what you need to hear. Mumbai, we keep talking about the kind of budget that the BMC has, कि उसमें कई सारे जो स्टेट्स हैं उससे भी ज्यादा बजट है। तो फिर मुंबई की ऐसी भी क्यों हालत रहती है कि हर बार, हर साल मिलन सबवे, I can tell you, sitting in Delhi in my studio, that the moment there is the first whiff of rainfall in Mumbai, I know Milan subway is going to be submerged. तो एक रिपोर्टर जाकर के मिलन सबवे पे खड़ा हो जाता है। I know for a fact that there is going to be some unfortunate news of somebody who's fallen off a local train, and things like this get papered over as the spirit of Mumbai. It is not okay anymore. This cannot be the spirit of Mumbai. The life of Mumbai and the lifeline of Mumbai must also be catered to. तो जो असली मुद्दे हैं यहाँ पर इस BMC चुनाव में, we are here to prepare a sort of a manifesto that actually you need to hear and our politicians need to hear. So let me start with all the different guests from various fields of life who are over here. And I want to start with you first, Zafar bhai. One issue we will start with each. एक चीज जो आप इस Citizens Manifesto में आज डालना चाहेंगे, what should be agenda point number 1 that needs to be addressed on priority? As you know, we all know कि बॉम्बे जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जो एक मुंबई अलग ही उसका एक लेवल है, और उसका मुकाबला हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं कर सकता। जो लोग हैं यहाँ पर, जो आपने बताया, और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं मैंने दूसरे शहरों में देखा, अगर आप तकलीफ में आ गए तो यहाँ आदमी खड़ा हो जाता है। इट इज़ द सेफेस्ट सिटी। यानी रात को 1 बजे, आधी रात के बाद भी आपको लड़कियाँ अकेली बम्बई में आपको दिखेंगी, जो बहुत कम नजर आती है। खाने पीने का, यानी रात को 3 बजे आपको बेहतरीन खाना खाना है तो बम्बई में आप खा सकते हो। तो बम्बई एक जबरदस्त शहर है। लेकिन जो यहाँ की एक बहुत बड़ी तकलीफ है, देखिए, मैं वो 1% की बात नहीं करता। वो 100 करोड़ का फ्लैट होगा तो भी 1 सेकंड के अंदर ले सकते हैं। 5 करोड़ की गाड़ी होगी, 1 सेकंड में ले सकते हैं। पेट्रोल अगर 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो उनकी पेट का पानी नहीं हिलेगा। लेकिन बॉम्बे के अंदर जो 80%, जिस पे बॉम्बे डिपेंड करता है, यानी अगर आप देखें कि नरीमन पॉइंट जो सेंटर है, और अब BKC भी है, और ये आपका परेल, जहां मेजॉरिटी बॉम्बे के लोग जो बाहर से बेचारे आते हैं या जो काम करते हैं, बॉम्बे में 1.5 लाख रुपए या लाख रुपए कमाने वाले महीने के, वो 30 किलोमीटर से कम नहीं रह सकते, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन। और मैं चूंकि उन लोगों के साथ रात दिन में उठता बैठता हूं, 1.5 लाख कमाने वाले बोलते हैं कि हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा नहीं मांगता मैं उनसे, मैं कम से कम ये कहूंगा कि यू मेक मुंबई अफोर्डेबल फॉर द मुंबईकर्स। और बड़ी चीज नहीं, सबसे पहले अब ये हाउसिंग का अगर तुम कुछ कर सकते हो, अफोर्डेबल हाउसिंग का, बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम कुछ चीजें ये फौरन कर सकते हैं जो हुकूमत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया पिछले 5-10 साल के अंदर। जिस तरह से मेट्रो और वो जो छोटी ट्रेन, रेलवे नेटवर्क तो था ही पहले, रोड्स बहुत अच्छे बने हैं, कोस्टल बना है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन मेक दैट ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल। ये जो बेचारे हमारे यहाँ जो मेड आती है, जो काम करती है, वॉचमैन है, ये बेचारे जो आते हैं, अब उनकी इनकम अगर आप देखेंगे पद्मजा, उनकी इनकम वही है।
3-4 साल से, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ी है खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन की, तो कम से कम ऐसा हो कि ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हो जाए उनके लिए, एक है। और दूसरा कि जो बड़े शहरों के अंदर ये कर सकते हैं, और ये इसलिए मैं कहूंगा कि भाई वो बोलते हैं ना डबल इंजन सरकार, हो सकता है ये तो ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। यहां भी इनकी हुकूमत होगी, स्टेट में तो है ही और वहां भी है, और 70,000 करोड़ रुपए का बजट कम से कम है बंबई का। तो इतना करें कि हर इलाके में, जो हम बड़े शहरों में देखते हैं दुनिया के, लंदन में आप, न्यूयॉर्क में, कहीं भी चले जाइए, जो प्राइमरी स्कूल होती है बच्चे की, वो बिल्कुल पैदल चल के जा सकते हैं, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन के बाहर होता है। तो कम से कम इतना करें। So affordable transportation. Now you have a better network, a transport network. You've got the metro coming in. There's talk of a bullet train, etc. But it needs to be made more affordable, and primary school within walking distance. Dr. Chilani, what would be your 2 main agenda points which can and should be addressed immediately? Considering I'm a psychologist and I help people with emotional distress, एंजाइटी इतना क्यों बढ़ रहा है? हमारे सिटी में एंजाइटी बढ़ रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छी तरह से कोस्टल रोड, मेट्रो वगैरह बनाया है, दैट इज़ ओनली फॉर अस एलीट हु हैव कार्स, हु हैव ड्राइवर्स एंड हु कैन अफोर्ड। मैं मेट्रो में गई हूँ और मैं देखती हूँ कि काफ़ी खाली है क्योंकि जो टिकट प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है फॉर आम आदमी। कोस्टल रोड पे सिर्फ हमें अलाउ होता है जो जिसके पास बड़े गाड़ियाँ, ड्राइवर्स वगैरह हैं। ओके, तो अफोर्डेबिलिटी जैसे जफर भाई ने कहा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें पूरा इन्वायरमेंट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। हमारे रोड्स एकदम खराब हैं, इंटरनल रोड्स के बारे में बात करती हूँ, पॉट होल्स हैं, पीपल ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है। हमारी जो मन की स्थिति है, एंड आई एम रिलेटिंग इट टू द माइंड, बिकॉज देर इज नॉइस पोल्यूशन। हमें कुछ अक्ल नहीं है कि कितना हॉर्न बजाए और हॉर्न क्यों बजाए। हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, हमारी जो इमोशंस है वो एकदम फ्रजाइल हो रही हैं। तो आप देखते थे करीब 10 साल पहले रोड रेज बहुत कम होता था बॉम्बे में, बट अभी देर इज अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देर आर वेरी फ्यू traffic people on the road, the police on the road. हम citizens, we are just driving past signals. हम दूसरी साइड से आ रहे हैं जहाँ नहीं आना चाहिए, नो एंट्री पे जा रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड अ सिस्टम एंड अ प्रोसेस ऑफ सम सिविक सेंस कि हमें एक सिटीजन्स के नियत से अपने आप को पहले कैसे सुधारना है ताकि our nerves don't get frazzled. Okay, but this is more about citizen participation. What can the government do about it? I think the government needs to improve infrastructure. जब तक पुलिस रोड्स पे नहीं होगी, जब तक consequences नहीं मिलेंगे, जो गलत कर रहे हैं रोड्स पे, जो कैसे भी चला रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, how will improvement happen? Behavior change होता है penalty से, और behavior also change होता है reward से। तो अगर हम penalty reward system के हिसाब से चलें, we repair the basics. क्या हो रहा है ना, हम सुपर फास्ट ट्रेन ला रहे हैं जापान से, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो पुअर। So infrastructure is being developed, but you also need better policing, at least traffic policing. But I don't know how many politicians will be on board with penalizing people because that's politically not very beneficial. Tara Deshpande is here also in our midst. Thanks very much. Did you get caught in traffic? So, well, we have a living example right here of the problems that ail Bombay. Akanksha, agenda point number 1 that you think should be addressed. Well, it's working, yes. Well, as a woman, as a content creator, as an artist in Mumbai, I feel that the first and lately the very trending issue that we all have been facing as citizens in Mumbai is the AQI. The AQI is just diminishing day by day, and I feel that's I think the most important thing today to be taken care of. And as a fitness enthusiast, if I want to step out and do something, run, I don't feel like. So what is happening to Mumbai, that's actually the duty of our government to take care of. And I pointed out that as a woman, so if I'm traveling from Borivali to, let's say,
Lower Parel and I get stuck in traffic, I want to use a washroom. There's no washroom for me. There's no washroom for even the local women here. And if I feel we all can't just stop by and go to a mall because as a citizen, I do demand that we should be provided at equal distance because for men it just gets convenient. For women, what should we do? And it's not just about a urinal, it's also about menstrual hygiene. What if we are running into periods? We do need to take care of all that. So coming from the organization that is running all about education about menstrual hygiene, Titli, so I am well aware of the problems, the issues that women are facing these days. And major of these issues was pointed out that we still lack the proper washrooms. It's interesting that there's so much focus on having, this Swachh Bharat Abhiyan, that in villages you are setting up toilets, but Yes. maybe in urban areas there is In this urban lacuna areas, which is not being addressed across. Although in some cities, I have to say, there are still pink toilets, special toilets for women which are being set up. True. Why not in Mumbai? So Why that not? needs to be addressed on priority. Yeah. Tara Deshpande, 2 agenda points. Is this on? Yes, it's on. It's on. Hi. Hi. Good evening, everyone. Agendas. Is that the question? Yes, for BMC, real issues that need to be addressed once we have figured out कि मराठी मानुस खतरे में है कि नहीं है, गुजराती आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. So, what the real stuff, as it were. Well, this is still one of the best cities and greatest cities in the world. The BMC has one of the toughest jobs in the world. It also has one of the largest budgets in the world to do this job. But from reports that I've read, it shows that in the last 5 or 6 years, BMC's overall budget has increased by about 25%. But the money being allotted to various wards has significantly fallen. Now, why is this happening? That's the first question. The second question is, how do you expect them to do their jobs well if they're not equipped enough to do their jobs? And what's happening with the balance funds? Is there a different plan or a program for it? Reports also say, and I'm going to take up some of the things that my learned panelists here have brought up. We have a very, very poor density of toilets for women compared to men in this city. Did you also know, and this is quite shocking, that nearly 60% of those toilets do not have continuous electricity in this city? I mean, in 2025, that is absolutely shocking. We have huge issues with flooding. We have issues with waste disposal. Now, when you look at the number of complaints that citizens have made to the BMC over the last 5 or 6 years, there's a 25 to 30% hike in complaints being made. And if you look at the response time, on the BMC, the charter, the Citizens Charter, says that an emergency complaint has to be handled in about 24 hours, and a non-emergency complaint has 3 business days in which you have to at least address it, if not totally resolve it. But the average time that the authorities take to respond is about 30 days. So this is why we have delays and we have angry citizens, because it's too slow, the system. And again, now we know that the wards are not getting the funds that the BMC as a federal body is getting. So that's, may explain some of these problems. We also have a situation with flooding. Now, when flooding actually happened, the BMC reacted very well. They've done a lot of things to reduce flooding in Mumbai. Have things become better? Because that's what the government keeps claiming, कि we have made things better over the last 5 years. Do you see a perceptible change? All of you, do you see Yes, yes. in terms of flooding? At least in the suburbs, Bandra, Khar, Santa Cruz, a little less. So you think at least some work is happening in that direction? But see, they've done a lot, but those are interim solutions. One of the big problems we have is our floodplains have disappeared. Now, the Mithi River, which is a very important floodplain, is totally encroached. In the last 5 years, even though we're being told that they're working on it, the effluence has gone up by 25%, pollution rates have gone up by 25%. Until we resolve issues with our mangroves and we resolve issues with our floodplains, if you keep taking up land and cutting trees down, where is the water going to go? Concrete doesn't absorb water, right? Unlike soil in a forest. So, but tell me this, this is a classic dilemma. And I want to ask you all, as people who are inhabitants of this city. Now, whenever you speak to somebody in authority, they say, look, the city is expanding. The burden of numbers is growing.
ये लोग कहीं तो रहेंगे ना, इनके लिए हमें घर बनाने पड़ेंगे. अब आप कह रहे हो कि फ्लड प्लेन्स भी चाहिए आपको, लेकिन फ्लड प्लेन्स भी रहेंगे तो फिर घर कहाँ बनेंगे? अच्छा, घर बनेंगे उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, बट आप कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ आरे को काटेंगे नहीं क्योंकि वहां पे हमें एक मेट्रो शेड नहीं बनानी है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट, जफर भाई, फॉर द government to strike this balance? They are saying we need land. Now, this land has to come from somewhere. What do you, as a citizen, expect the I government? think lot is now happening in the slum development. For example, Dharavi. Now it is almost at the, they're already working on it. So once Dharavi develops, you'll have lot of changes. I mean, lot of major problems of this housing for affordable people would be solved. Also, in Bandra, for example, lot of other places which were slums. I mean, I had been seeing those slums for 20 years. And I used to wonder whether they would ever change, but that change is happening now. So, yes, but again... तो you think कि जो पूरा ये धारावी का जैसा प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे थोड़ा सा जो बर्डन है सिटी पे वो ईज होगा? हाँ, यानी मैंने... क्योंकि वो भी एक राजनीति का वो बन गया है ना कि भाई आप क्यों लोगों को... हाँ, मैं राजनीति में नहीं गया, मैं वहां गया, लोगों से पूछा मैंने कि भाई क्या दे रहे हैं आपको. तो ऑनेस्टली मैं कहूंगा कि जो उनको मिल रहा है कभी जिंदगी में ख्वाब नहीं देख सकते. यानी जो जितने स्क्वायर फुट का झोपड़ा है जिसका या स्लम्स हैं, तो उसको जो मिल रहा है कभी जिंदगी में he wouldn't have ever dreamt what he's getting. So I think that which they are going to give. And in most, they have come up with a standard notification. Now the government, Maharashtra government has come that okay, your slum development will happen. एक स्लम और उसमें उन्होंने बना लिया है कि 25 साल से उसको इतना मिलेगा, 20 साल से उसको इतना मिलेगा. उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, नॉर्म्स बनाए हैं. तो वो नॉर्म्स को देखने पे ऐसा लगता है कि नाइंसाफी नहीं हुई है. तो ये अगर हो जाता है धारावी का, और खासतौर से यहाँ जो हो रहा है, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा. और खास बात ये टॉयलेट की जो आपने बात की, बिल्कुल ये लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट का होना और प्रॉपर होना. ये नहीं कि जो आज तो ऐसे है कि कोई औरत जाने के लिए भी डरेगी, वो इस तरह नहीं. यानी प्रॉपर देखे ना, द गवर्नमेंट कैन डू. अगर आपके पास हुकूमत है और आप चला सकते हो तो यू कैन डू इट. तो ये बहुत जरूरी है. और तो ये बहुत सारा मसला जो ओपन डिफेसिंग का जो होता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा. डॉक्टर चिलानी, you wanted to make a point. Most of the slum redevelopment, the slum dwellers unfortunately are being pushed further and further into a different part of the suburbs. All the SRA projects are being bought by people like us. तो ऐसे नहीं कि धारावी में वो वापस आ जाएंगे. ओके, हम खरीदेंगे, हम मॉल्स बनाएंगे, हम थिएटर्स बनाएंगे, हम very fancy towers That's not true in the बनाएंगे. case of Dharavi. Dharavi, they are being rehabilitated where the land is being taken, right? I believe so, but usually, I mean, we know better. इसमें मैं बोलूं आपको, उन्होंने नॉर्म्स बनाए कि भाई जो 10 साल पहले से है तो उसको इतने डिस्टेंस पे. लेकिन जो 25-30 साल से है, यानी 30 साल तो हमारी जिंदगी में 25-30 साल तो पता नहीं कहां निकल जाते हैं. तो जो 30 साल से हैं, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनको वहीं देंगे. वो एक नॉर्म है उनका. खाली धारावी नहीं, जहां जहां ये लोग स्लम डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पर एटलीस्ट उन लोगों को वो वहीं देते हैं. और जो बाहर से आए, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो अगर जिसको दूर भेजते हो, तो वो जो मेरी बात थी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफोर्डेबल हो जाना चाहिए. क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो आपके घर में मेड या वो जो लोअर लेवल के जो काम करते हैं, तो कम से कम अगर उनको दूर भी रखते हो आप, तो ऐसा हो कि वो आसानी के साथ शहर के अंदर आ सके. तो मतलब पॉसिबली जिस तरीके के वी आर सीइंग स्कीम्स बीइंग गिवन इन रूरल एरियाज, परहैप्स फ्री बस राइड्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एटलीस्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, दैट वुड बी अ सॉल्यूशन. I feel that they should be like the subsidized, because very easily we are creating the malls and everything that is for the convenience of the middle class families, but I still feel that we still have more to do for the people who are being pushed from Because that. I think there is something like that in the works to have a common card. जैसे कि अभी अलग-अलग modes of transport है, आपका BEST की बस है या फिर metro है, or you have other, a monorail or whatever, to have a common card which is going to work across the board. So at least something in that direction, it will ease the kind of congestion that you have. Do you agree? Tara? This discussion on slums, my question is how many of these slums that are all over the city of
Mumbai and Greater Mumbai are legal. How many of them are legal? If they are illegal encroachments, why are we redeveloping them? That's an eternal question which needs to be asked across the country. This is a huge problem in the city of Mumbai. It is a result of greedy builders. It is a result of corruption that so much land is illegally encroached. Is it fair to the city of Bombay or the city of Mumbai where people pay taxes? We in Mumbai pay 20%, nearly 20% of the country's GST. From Mumbai alone comes nearly 20 to 25% of the country's direct taxes. That this should be the state of affairs. If a slum is illegal and you are redeveloping it, are you telling people that every time you want to come and squat, wherever you feel like, it's okay because if you squat there for 50 years and you don't get moved, then we take the taxpayers' money and build you a home there. It may be a very unpopular opinion, okay, and it doesn't earn politicians' votes. You know, these have become vote banks for politicians. You know, and we've also recently read in the papers the number of illegal documents that are being provided, Aadhaar cards and other cards to people who are infiltrating the system. Please tell me what a mockery that is of our elections in general. But many people are going to call that a very elite opinion. कहाँ जाएंगे? वो 50 साल से 60 साल से 70 साल से रह रहे हैं. They are third generation people. Why did you allow it to go on this long? But it has happened. See, What this can is you a do about problem. it? This is an issue with all our problems. No, why has the AQI gone up so high? Because we have allowed this to happen for so long. Why is there so much deforestation and so much flooding? Because we have allowed it to go on for so long. If that is our answer, that everything that we've allowed it to go on for so long, तो उसका कोई उपाय ही नहीं है ना फिर. What should be done according to you? I think strong action needs to be taken. But where will those people go? जैसे कि What? कहता है कि उनको समुद्र में See, छोड़ना फेंक let's देंगे. not make them people. There are, again, there's nuance in those people. There are people who've been there a very long time. There are people who have added on. There are people who've built one house and then another on top. There is a nuanced manner in which to look at this. You have to be fair and you have to be reasonable. No one is saying that you want to go on some demolition drive and be unfair or do illegal things. But you need a nuanced approach. But who is going to take that approach? When there's so much money to be made, building high rises, building homes, when there's so many votes that you can extract from these people, who is going to do anything? And meanwhile, the most prime land in the city of Bombay is covered with slums. This land belongs to all of us. It's government land. Yeah, it's In government land. It most belongs to the cases, people yeah. of India. Railways land. And the people of India should decide what should be done with those properties. But the government will say we are No, deciding the on behalf government, of the people we of elect India. the government, we elect the government, so they represent us, no doubt. But you tell me, is it fair? See, as you said, people are living in Dharavi more than 50, 60 years. You can't throw people living there for 30, 40 years, 50 years to anywhere. No. So they have made those, in their slum clearance, there are segments that people living here. But what Tara is saying that, you know, maybe somebody needs to bite the bullet and take decisive action. It will be unpopular in the beginning, but say we will not incentivize land grab. नहीं आपने एक बार कर दिया वो बार बार होगा. नहीं, आज अभी मुंबई में उन्होंने होगा, किसका कल पुणे किया में होगा, कल दिल्ली में नहीं, होगा. अभी नए का नहीं कर रहे. उन्होंने कट ऑफ बनाया कि 10 साल से है वो. उन्होंने अपने नॉर्म्स बनाए गवर्नमेंट ने कि भाई ये स्लम को हम करेंगे, स्लम्स को ही, यानी जहां फुटपाथ कहीं भी किसी ने शुरू कर दिया वो नहीं, जो स्लम्स ऑलरेडी हैं. और मैं एक और चीज कहूंगा कि द $1 मिलियन क्वेश्चन इज पैसा कहां से आएगा. अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग करनी है या आपको ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं समझता हूं जो फिल्दी रिच हैं, जो 2%, अगर उनसे थोड़ा टैक्स लेकर प्रॉपरली ऑनेस्टली अगर इस तरह इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई फर्क पड़ता है. क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ये है 1 रुपी, उनको तो आएगा कहां से? और टैक्स करते रहेंगे तो फिल्दी नहीं, रिच से सिर्फ भाई फिल्दी एक रह आदमी- जाएंगे. नहीं, नहीं, एक आदमी मतलब जो दे रहा है उसको टैक्स करते रहो. एक आदमी अगर साल के 100 यही लोग करोड़ मिडिल क्लास कमाता के है, बारे में कहते हैं कि थोड़ा सा मिडिल क्लास पे भी सेस लगा. नहीं नहीं 100 करोड़ जो कमाता है, देखिए मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास, वो तो बेचारा हैंड टू माउथ उसकी जिंदगी है. यानी वो तो जरा अगर ट्रांसपोर्टेशन 5% बढ़ गया तो उसका पूरा खत्म हो जाती है गिनती. मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनको 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो पेट का पानी नहीं हिलेगा. जो 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ के फ्लैट ले सकते हैं, अगर उन लोगों से आप थोड़ा वर्क करके थोड़ा टैक्स अगर लेकर, भाई इधर ये जेब से ये वहां प्रॉपर, हाँ उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक सेस लग जाना चाहिए. यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट. You know, we have direct taxes are paid by what, 2-3% in this country. They are the compliant lot. Now you want to squeeze them some more, you know.
This And is nobody will address the elephant in the room. Maybe we should expand that tax net. We need जो to जो लोग expand that एकड़ की tax जमीन पे base. बैठ करके There are किसान people- का अपना वो ले रहे हैं. Absolutely. शायद वो tax net expand होना we चाहिए. have but to no expand the politician. tax net. You know, you have people screaming in indignation about their rights and about their, you need to pay your taxes. It's unacceptable that in a country this size, the direct tax base is so tiny. Are you telling me that nobody else is working in this country? So, I mean, the way we use our funds, the problem is always this: an emergency arises and we do crisis management. We don't predict the problem or see it happening and take steps. And then we want to spend masses of money quickly and rashly. Like this entire thing that's come up about putting street animals into shelters. Hare, there are no shelters, no? 26,000 crores is the minimum baseline that is going to cost you to build these shelters. Yeah. Forget the day-to-day running costs. Do you know the 26,000 is more than the Delhi health budget? So, dude, There is the land to make those shelters. Where is Who the is land? going to look after the upkeep of those shelters? The Who's few going that to pay the exist- salaries of those people? The few that exist are in such dire condition and so horribly run, right? Now you want to just give people who've messed it up already more money. It's your money. It's his money, everybody's money, right? Don't you want at least some thought put into how that money is being spent? So ask the questions. BMC got 25% more budget increase. Why are the wards receiving less money? How are those being spent? If you read, I don't know if you're familiar with the Praja report. If you read that report, it's very detailed about how the BMC is functioning. And it gives you a lot of ideas for how things can be remedied or, potential improvements or amelioration. And how about starting with doing a complete audit of what has happened in the BMC over the last 10 to 15 years, and Yes. let's have a white paper on it. Let the people see कि भाई सब लोग कहते हैं कि इसने corruption किया, corruption पे corruption हुआ, वो party ने क्या वो. Let's see a white paper. Let people also judge which party has done the maximum corruption, and then they will vote according to that, right? Correct. Someone talked about pollution, right? It's a problem that's being consistently reported more and more over the last 6 years. I haven't looked at data before that, so I can't comment. Almost a 30-40% increase in complaints about pollution. The least sorted, responded to problem by the BMC. The biggest problem that citizens complain about in the city are buildings. Anything to do with encroachments, everything to do with the construction that is illegal or problematic. The response rate is not great. Those issues are not sorted out at all. So the 3-4 biggest problems we have in this city, the response rate is very low. And we are not even curbing any kind of redevelopment. Every lane in Bandra, at least 3 or 4 buildings are being redeveloped. Where's the infrastructure to support those towers? And there is no planning. So the roads are blocked, the buildings are falling, the AQI is increasing also because of cement flying all over the place. And there is no thought. There is no system, there is no process. It's really sad. Though I must say, the BMC did a great job during COVID. They took over Lilavati Hospital, where I am a professional and I work, and we converted it into a COVID hospital. We lost a lot of money. The hospital lost a lot of money. But the core team, whether it was in Goregaon, whether it was at the race course, whether it was at Lilavati, I think that government did a fabulous job. I agree with you. So when the government wants to work, it can work, and it can work in the right fashion, and issues can be addressed. But I want to ask you finally, Zafar साहब, बहुत हमने बात की है जो हमारे एक जिसको कहते हैं ना कि एक हमारा टनल विजन होता है कि हम सिर्फ शहर के कुछ इलाकों को देख रहे हैं. कई सारे इलाके हैं जो हमारे विजन में ही नहीं आते. उनको कैसे बेहतर किया, जिसको कहते हैं like places which have been forgotten, places which are so-called minority dominated. We were talking about them earlier, where you will have more police stations than primary schools. What is the Citizens Manifesto for those areas? हमारे दोस्त आए सामने, मैं उनको भी कहूँगा. और मैंने यहाँ के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब को हम मिले थे कल, तो मैंने उनको बोला कि 2 ही काम करना. माइनॉरिटी इलाकों में पुलिस स्टेशन होते हैं, स्कूलें नहीं होती. तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते. जहाँ माइनॉरिटी है, खासतौर से मुसलमान है, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल हर इलाके में दे दो, और वहाँ क्लीनलीनेस नहीं होती. बस 2 काम कर दो, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ. तो और वो फिर आई एक्स्ट्रापोलेट दैट, जो मैंने शुरू में कहा कि ये शहर के हर इलाके में एक प्राइमरी स्कूल हो, यानी यहाँ का जो बच्चा है वो उसको कम्यूट नहीं करना पड़े टिल द एज ऑफ 12 और 13, ये हो जाए. Wonderful idea. Wonderful. And और can वो I add, स्कूल
Can I add? और वो स्कूल में टीचर्स होने चाहिए. और वो स्कूल ऐसी हो, जैसे मैं इंग्लैंड में रहा हूं 7-8 साल, मैंने वहां जो स्टेट स्कूल होती है, बहुत सारी स्टेट स्कूल को मैंने देखा, दे बिकम ग्रामर स्कूल. स्टेट स्कूल है, तो आपकी म्युनिसिपैलिटी की स्कूल कॉम्पीट करे जेवियर से, कार्मल से, कॉन्वेंट से. ऐसी स्कूलें आप बना कर दो इलाकों में जिसमें बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े. बस ये हमारी आप दरख्वास्त. बहुत बिल्कुल सही मौके पे आए हैं, क्योंकि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है. हम यहाँ पीपल्स मैनिफेस्टो तो अपना बीच में बना रहे थे. एक एक पॉइंट जो कि अब ये आपको बताएंगे. इफ वी कैन प्लीज हैव अ माइक गिवन टू मिस्टर शलार. पहली ये बता रही थी पब्लिक टॉयलेट्स फॉर वुमेन. व्हाट इज द वन इशू, ओनली वन इशू, दैट इफ यू कैन प्लीज एड्रेस टू मिस्टर शलार. I specifically addressed about the women's washrooms. सर पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं है इतने Public जितने होने toilet चाहिए is मुंबई not. के अंदर? I can't find it everywhere. Not everywhere, nowhere. In fact, it's still not in processing. You know, इतना it's not फोकस है working. स्वच्छ भारत के ऊपर, क्या मुंबई के अंदर एक बेसिक फैसिलिटी महिलाओं के लिए नहीं हो सकती? होनी तो चाहिए, और जो मांग आपने की है वो सही भी है. इसके अपनी कोई वजह भी हो सकती है भी, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए उसके ऊपर कंसंट्रेट करके फोकस करके काम करना, ये अभी तक दुर्भाग्य से बीएमसी का नहीं हुआ. और स्टेट गवर्नमेंट्स की असेट्स यानी प्रॉपर्टीज, लैंड्स बहुत रिलेटिवली बीएमसी से कम है शहर में, तो उसमें अलग अलग अथॉरिटीज़ के कोऑर्डिनेशन का भी विषय होता है. मैं रीजंस नहीं दे रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ. तो मुझे लगता है इसको टारगेट हमने रखा है, हमारे मैनिफेस्टो का भाग भी है, और हो सके तो हम उसको एड्रेस 5 साल में कर भी देंगे. ठीक है सर, 5 साल बाद हम फिर यहाँ पे ही होंगे. जफर साहब, आपने तो बता नहीं, दिया. अच्छा है कि आप आए हो भाई. अभी तो डबल इंजन सरकार है, हो सकता है इंशाल्लाह ट्रिपल इंजन हो जाएगी, यानी यहाँ भी स्टेट में भी और ऊपर भी. तो आप कर सकते हो. जो मैंने शुरू में कहा था, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि देखिए, बंबई में 80% लोग जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है. मुंबई, हाँ बिल्कुल, मुंबई में 80% लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है. और जो आपको मालूम है कि विरार और पता नहीं कहां से बेचारे आते हैं, जो खासतौर से हमारी मेड वगैरह होती हैं, तो आप उनके लिए ऐसा कुछ कर दो कि ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हो जाए उनके लिए. अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट मिल सकता है, वो आप आराम से कर सकते हैं. डिस्काउंट किसी ये तरीके का. प्रोसेस शुरू भी हो गया है. जैसे इन्होंने सही कहा है कि भाई बहुत सारे हमारे मुंबईकर, मराठी मानुस भी हो या मुंबईकर हो, ये टाउन से सबब की तरफ गया, सबब से एक्सटेंडेड सबब की तरफ गया, दुर्भाग्य से एक्सटेंडेड सबब से अभी एमएमआर मेट्रोपॉलिटन रीजन में जा रहा है. तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन द सिटी इटसेल्फ, it's a process of a redevelopment and urban renewal scheme. So what was needed, that we need to have facilitation of these schemes and the extra subsidy or extra TDR or FSI for them to get an affordable house within the city itself. So ये सब हाउसिंग पॉलिसी का भाग है जो 2 साल से अभी शुरू होकर हमने देखा होगा. जैसे कि धारावी रिडेवलपमेंट है, क्या जो अपोज कर रहे हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन धारावी रिडेवलपमेंट में यही के लोगों को यहीं पर मकान मिले और वहाँ बाहर जाना नहीं पड़े, ये तो हमारी सरकार का काम है. और जो अपोज कर रहे हैं वो कॉर्पोरेशन में आज रूलिंग में थे, लोग उनको सबक सिखाएंगे. आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज आई नो वी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम. पहले सिर्फ दिल्ली को लोग देखते थे AQI, अब तो लोग कहने लगे मुंबई को क्या हो गया, मुंबई में क्यों काला कोहरा छाया हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे आप? आज ही सीएम साहब ने और DCM ने हमारा मैनिफेस्टो रिलीज किया और उसमें पहली बार 17,000 करोड़ रुपीस टोटल 5 साल का प्लान, नॉट ओनली फंड बट नीति आयोग, CPCB, NGT, MPCB, MOEF, ये सबसे मिला करके शहर के, देखो ये होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए. वन ऑफ द रीजन आज हमको दिखाई देता है कि डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के बिल्डिंगों के काम इतने चल रहे हैं, उसकी भी वजह है कि भाई 2 साल पहले उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने बिल्डरों को फायदा देने के लिए हाफ प्रीमियम भरो, सब परमिशन ले लो. तो प्रीमियम हाफ के चक्कर में पैसा बचाने में सभी बिल्डरों ने परमिशन ले ली. अब 2 साल में सभी कंस्ट्रक्शन में एक साथ आई, जो सालाना समझो उदाहरण के लिए 5 बिल्डिंग रिडेवलपमेंट होती थी, अब 25 होने लगी. तो ऑटोमेटिकली उससे धूल ये सब भी उससे उड़ता है. और उसी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाओ. शायद दुनिया भर में अभी हम कहीं पर भी देखते हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट बसेस, ऑब्वियसली उससे पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये सब होते रहता है. इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करो, जैसे अभी मेट्रो, एक्वा मेट्रो, ये सब प्रोजेक्ट्स. सबर्बन रेलवे को AC to DC करो, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स.
ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में व्हीकल्स चले तो स्टैग्नेंसी नहीं होती, कार्बन इमर्शन कम होता है। तो इसके लिए कोस्टल रोड, रिंग रोड, अटल सेतु, ये रिंग रोड दे दो, ये सब काम चालू है। तो मुझे लगता है फोकस करेक्ट है, इसको कैसे ही बयाने में करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच। और आज ही हमने अनाउंस किया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर बीएमसी, लाइक वी हैव अ ट्री अथॉरिटी, हम करके उसके ऊपर 17,000 करोड़ और 40,000 करोड़ का बीएमसी का बजट उस ईपीए के थ्रू रूट करना, ऐसा एक रोड मैप हमने बनाया है। Okay, that sounds like a good program, but the proof of the pudding will be in the eating. At least there is a dialogue ongoing, otherwise we'll keep sitting in our own rooms and making Citizens' Manifesto and BJP's Manifesto and Shiv Sena's Manifesto. Let's see what happens in the next 5 years. At least the sign of good governance, should be a constant dialogue between the citizens and the people in power, and simply for taking those questions, I think we deserve a round of applause for the citizens and the politicians here in the room. Can we please hear it for everyone? Thank you very much for joining us. Thank you.